हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल साइंस के लेक्चर 4 में हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो हाइड्रोस्फीयर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हाइडोर, जो ग्रीक वर्ड है। हाइडोर मीन्स वाटर एंड स्फेरा मीन्स स्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रिफर टू द वाटर ऑन द सराउंड द सरफेस ऑफ ग्लोब। वाटर मतलब जहाँ ग्लोब में जहाँ जहाँ वाटर अवेलेबल है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड द रीजन दैट इंक्लूड ऑल द अर्थ लिक्विड। पूरे अर्थ पे जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, चाहे वो फ्रोजन है या फ्लोटिंग है, आइस के फॉर्म में हो। वाटर इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, चाहे अपर लेयर ऑफ सॉइल हो, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सारा क्या हो हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होता है। द हाइड्रोस्फीयर इज द मेजर सेटिंग ऑफ द अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो इसकी सेटिंग है, जो रिसाइकिल होता है एक जगह से दूसरी जगह वाटर जाता है, वाटर की अवेलेबिलिटी बनती है, वो उसकी किसके थ्रू ये सेट होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। The distribution of the distribution and quantity of water across the globe, and six major reservoir in the water reservoir। six major reservoir वाटर के हैं। तो पहला है हमारा ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर, और दूसरा सरफेस वाटर जो कि लेक, स्ट्रीम एंड वाटर हेल्ड इन सॉइल, और चौथा है ग्राउंड वाटर में पूरी स्पेस ऑफ द रॉक बिलो ऑफ द सरफेस। पांचवा है स्नो एंड छठा है आइस। ये 6 मेजर रिजर्वायर हैं अर्थ पे। और जो टोटल 97% 97% ऑफ वाटर है हमारा सैलाइन वाटर है ओशियंस में। ओनली 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो कि उनमें से 69% टोटल फ्रेश वाटर से हमारा आइस के फॉर्म में है, पिघलेगा नहीं, बर्फ के फॉर्म में। ओनली 30% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर, 32% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग। अगर हम ओशियंस की बात करें, 97% हमारा कंट्रीब्यूट करता है ओशियन। ओशियन होल्ड नियरली 97% ऑफ द ऑल अर्थ वाटर, मेकिंग देम द लार्जेस्ट रिजर्वायर। ऑल द ओशियन इंटरकनेक्टेड, जियोग्राफर्स डिवाइड इनटू 5 मेजर ओशियन। 5 मेजर ओशियंस हैं यहाँ पे। इसका शॉर्ट अगर इसके याद करने का तरीका PAISA, पैसा। सबसे बड़ा, इसका ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे बड़ा ओशियंस है पैसिफिक ओशियन, फिर उसके बाद अटलांटिक, फिर उसके बाद इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन, फिर उसके बाद आर्कटिक ओशियन। ओशियंस रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर बाय ऑब्जॉर्बिंग द रिलीजिंग हीट स्लोली। ओशियंस रेगुलेट करता है ग्लोबल टेम्परेचर को बाय द एब्जॉर्बिंग, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, एंड रिलीज करता है हीट, धीरे धीरे हीट रिलीज करता है। तो हाई स्पेसिफिक हीट होती है। दे आल्सो इन्फ्लुएंस मानसून, ये मानसून को भी इन्फ्लुएंस करता है। सिस्टम एंड ग्लोबल क्लाइमेट सर्कुलेशन में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है ओशियंस। और जो फ्रेश वाटर है हमारा 2.5 से 3% टोटल है। टोटल फ्रेश वाटर, जो टोटल वाटर है इन स्कैर्स रिसोर्स बहुत कम है। जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर के जो हमें अवेलेबल है, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, एक्सक्लूड सी वाटर, इसको हटा के सी वाटर, ब्रैकिश वाटर, बट इंक्लूड द मिनरल रिच सोर्स लाइक स्प्रिंग, क्रूशियल फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल यूज। ग्लेशियल वाटर जो क्रायोस्फीयर में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर एंड आइस कैप और स्टोर्ड 70% ऑफ द फ्रेश वाटर। मैंने पहले बताया 70% ऑफ वाटर जो है ग्लेशियर के फॉर्म में है, फाउंड मेनली अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड हिमालय। मिल्ट इन द ग्लेशियर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से ये धीरे धीरे मेल्ट भी होते हैं, और सीरियस कंसर्न भी है कंट्रीब्यूटिंग द राइजिंग। इसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है एंड अल्टरिंग द फ्रेश वाटर सप्लाई, जो कि हमारा फ्रेश वाटर सप्लाई को डिस्टर्ब भी करता है। एटमॉस्फेरिक वाटर है। एटमॉस्फेरिक वाटर में वेपर वाटर एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इट्स प्ले की रोल इन द क्लाउड फॉर्मेशन एंड द प्रेसिपिटेशन साइकिल। एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो क्या करता है? वेपर के फॉर्म में होता है और फॉर्मेशन करता है क्लाउड का, और प्रेसिपिटेशन करता है, इसी से बारिश होती है। जो एग्जिस्ट है सरफेस वाटर, जो हमारा वाटर एग्जिस्ट है सरफेस वाटर है लेक, रिवर, ओशियंस। और ग्राउंड वाटर है वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल, एक्विफर एंड टैप्ड थ्रू वेल एंड पंप। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर को बैलेंसिंग करने में, जो कि मैंने पहले बताया था। इसके अलग अलग स्टेप हैं। पहला है इवेपोरेशन, जब सोलर एनर्जी हीट को ओशियंस, लेक, रिवर से जो सरफेस वाटर बॉडी है वहां से वेपर के फॉर्म में उड़ा के लेके जाती है। और फिर उसके बाद
ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन जो प्लांट से रिलीज होता है वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर में लीव्स से होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर वेपर कैरिड आउट बाय विंड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, और विंड के थ्रू भी वाटर वेपर बन के डिफरेंट रीजन में जाता है। फिर उसके बाद जो वाटर जो वेपर के फॉर्म में जाता है कंडेंस होता है, वेपर्स जो होते हैं कूल होते हैं एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द टीनी ड्रॉपलेट्स, वो टीनी ड्रॉपलेट्स में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर क्लाउड का फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, क्लाउड रिलीज मॉइस्चर एंड रेन, स्नो, स्लीट और हेल। फिर इन्फिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन सीपेज थ्रू द गेट्स स्टोर इन एक्विफर, जो धीरे धीरे हमारे मिट्टी के थ्रू ये इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर में जाता है दोबारा, फिर उसको हम पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं, यूज करते हैं, फिर वो एवरेट होकर जाता है। ये साइकिल चलती रहती है इसी तक। फिर उसके बाद कुछ पानी रन ऑफ हो जाता है, रेमेनिंग जो हम यूज करते हैं उसके बाद जो बचता है रन ऑफ होता है, फ्लो ओवर द सरफेस फार्मिंग, वो रिवर में जाता है, स्ट्रीम में जाता है, इवेंचुअली वो रिटर्न टू द ओशियंस, फिर वो ओशियंस में पहुंच जाता है। जो क्योंकि आजकल सारा वाटर ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता, बहुत से ऐसे पक्की नालियां हैं, पक्की नाली से क्या होता है वो नदी में जाता है, नदी से फिर ओशियंस में पहुंच जाता है। द साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ इको फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, ये साइकिल क्या करती है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करती है, ऑन रेगुलेट द वेदर पैटर्न ग्लोबली, और ग्लोबल वेदर पैटर्न को भी रेगुलेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोस्फीयर जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाइड्रोस्फीयर इज द फॉलोइंग कंपोनेंट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ एंड सेल्यूलर प्रोसेस, लाइफ के लिए और सेलुलर प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अबाउट 70% ऑफ द सेल मास इन वाटर, जो हमारा सेल मास है वो 75% वाटर का बना हुआ है, वो नेसेसरी है फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। विदाउट वाटर नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव और फंक्शन, बिना वाटर के कोई भी ऑर्गेनिज्म ना जिंदा रह सकता है ना फंक्शन कर सकता है कोई। हैबिट फॉर द फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा फना के लिए जैसे हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में ओशियंस, रिवर, वेटलैंड में जो भी फ्लोरा फना है उसको प्रोवाइड करता है शेल्टर रहने का, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है वाटर। डिजोल्व गैसेज जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डिजोल्व गैसेज एंड आयन, नाइट्रेट, अमोनियम सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो हमारा है उसको एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स भी हैं, जो कि पहला है दीज एंथ्रोपोजेनिक इंक्लूड द पोल्यूशन, हाइड्रोस्फीयर में जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक एंड अनट्रीटेड सीवेज कंटामिनेटेड रिवर एंड ओशियंस, जो हम अनट्रीटेड वेस्ट को रिवर या ओशियंस में डालते हैं इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। फिर ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम वहाँ पे धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारा सीपेज के थ्रू जाएगा पानी, वो पल्यूट हो जाएगा। अनसुटेबल पंपिंग काज द एक्वीफर डिप्लेशन एंड द लैंड सब्सिडेंस, और धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज, हाइड्रोस्फीयर एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, धीरे धीरे जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जो रेनफॉल का पैटर्न को डिस्टर्ब होता है, उससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, रिड्यूस द नेचुरल इन्फिल्ट्रेशन, जो हमारा नेचुरल इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस होता है तो सरफेस इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ ज़्यादा होता है एंड वाटर स्कैरिटी हो जाती है धीरे धीरे। और ओशियन एसिडिफिकेशन, अगर हमारा इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, लोअर पीएच, जो कि मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल है, कोरल रीफ के लिए, क्योंकि ये एल्कलाइन में बहुत अच्छा ग्रो करता है, कोरल रीफ और जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं। तो ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है, तो ये बहुत हार्मफुल है। थैंक यू।